सत्य बहुमत पार्टी महिला आरक्षण को और महिला आरक्षण बिल को कैसे देखती है और इसके क्या आने वाले दिनों में क्या बेनिफिट होंगे। महिला तो चुनी जाती हैं पर काम वो कहाँ करती हैं? उनके हस्बैंड या फिर घर के कोई और जो पुरुष होते हैं वही बाहर जाके लोगों से डीलिंग करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं। 10 महिला अगर आती है इसके थ्रू, जिसके हो सके उसमें से 6 के पति काम करते हो, लेकिन अगली बार अगर वो जीत के आएगी तो पति को भी तो किनारे कर सकती है। उनका यही कहना था कि मौका तो पहले हम लोगों को मिले, उसके बाद फिर जो होगा वो हम देखेंगे। तो ऐसे भी लोग देख रहे हैं। तो सत्य बहुमत इसको सपोर्ट करता है कि महिलाओं की भी तो भागीदारी हो। देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में या किसी भी देश में या समाज में अगर बदलाव करनी है तो कोई भी बदलाव राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही हो सकता है। तो अगर हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन से हम अगर पीछे रखेंगे तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नमस्कार, प्रणाम, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण पे और हमारे साथ अर्जुन जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं और ये सत्य बहुमत पार्टी से के विचारों से सहमति रखते हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर सत्य बहुमत पार्टी महिला आरक्षण को और महिला आरक्षण बिल को कैसे देखती है और इसके क्या आने वाले दिनों में क्या बेनिफिट होंगे। इसको आप ज़रा विस्तार से दर्शकों को समझाइए और सत्य बहुमत पार्टी को इसको किस नज़रिए से देखती है और उनका आप क्लियर कीजिए कि आप उसको कैसे देखते हैं। जी, धन्यवाद आपका ओमनाथ जी। और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो वोमेन रिजर्वेशन बिल की जो बात हो रही है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, कोई भी जो एक हमारी जनसंख्या है या कोई भी एक देश है या समाज है, इसको बनाने के लिए महिला और पुरुष दोनों लोग समाज में भागीदार हैं समान रूप से। ठीक है, तो हम इसको नकार नहीं सकते हैं। अब रही बात वोमेन रिजर्वेशन बिल की, तो ये महिलाओं के रिजर्वेशन पे मतलब एक बिल है। इसमें कई सारी रीजनल पार्टियां जैसे आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई या और भी जो स्टेट की जो रीजनल पार्टियां हैं, उनका ये मानना है कि जो वोमेंस का 1/3 मतलब 33% जो रिजर्वेशन है, उसमें भी एक अलग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये तो एक डिवीज़न भी क्रिएट करेगा। हम तो कहते हैं 50% आप दे दीजिए, 1/3 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को। इसमें एक कंसर्न ये है कि एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि जो लोग नीचे तबके की महिलाएं हैं या जो जातिया या कास्ट कह लीजिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से एक पॉजिटिव है कि उनको भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि समाज में जो है वो लोग ज़्यादातर वो तो अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं या डिसीजन मेकिंग वो लोग नहीं हैं। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन स्टेट्स में हैं वहाँ पे देख लीजिए, महिला जो हैं वहाँ पे अपना आगे आई भी है। हाँ, जहाँ नहीं, महिला तो चुनी जाती हैं पर काम वो कहाँ करती हैं? उनके हस्बैंड या फिर घर के कोई और जो पुरुष होते हैं वही बाहर जाके लोगों से डीलिंग करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं को हम रियल में क्या उनको पार्टिसिपेंट बना रहे हैं कि नहीं। आपका कहना, मैंने आपकी बात आ गई। आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ आरक्षण दे देने से नहीं होगा। जी बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होगा। अगर उनको एम्पावरमेंट करना होगा, उनको आगे लाना पड़ेगा और तभी जाके इसका भला होगा। और एक और चीज़, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने उनके पति काम कराते हैं, तो कुछ लोगों से हम एक महिला से बात कर रहे थे चांदनी चौक पे ही, जो वो सत्य बहुमत पार्टी को चाहती हैं और वो समर्थन भी करती हैं। उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये बिल आ गया तो मान लीजिए अगर वो हमको ऐसे समझाई कि 10 महिला अगर आती है इसके थ्रू, जिसके हो सके उसमें से 6 के पति काम करते हो, लेकिन अगली बार अगर वो जीत के आएगी तो पति को भी तो किनारे कर सकती है। उनका यही कहना था कि मौका तो पहले हम लोगों को मिले,
उसके बाद फिर जो होगा वो हम देखेंगे। तो ऐसे भी लोग देख रहे हैं। और सत बहुमत पार्टी ये महिला आरक्षण बिल को कैसे देखती है, उसका समर्थन करती है, विरोध करती है, या कुछ सुझाव उनका है? आप इसको कैसे दर्शकों को बताइए कि सत बहुमत पार्टी आखिर महिला रिजर्वेशन को कैसे देखती है? जी देखिए, सत्य बहुमत पार्टी का जो विचारधारा है बिल्कुल। कि जो सरकार बननी चाहिए वो लोगों के वोटों के आधार पे बनना चाहिए, ना कि सांसद के आधार पे, ठीक है ना। तो इसमें तो सब लोग इंक्लूडेड हो गए ना। रही बात महिलाओं की, तो सत्य बहुमत इसको सपोर्ट करता है कि महिलाओं की भी तो भागीदारी हो। देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में या किसी भी देश में या समाज में अगर बदलाव करनी है तो कोई भी बदलाव राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन से हम अगर पीछे रखेंगे तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पॉलिटिकल स्टडीज़ में भी पढ़ें तो महिलाओं को बातों को लेकर के एक मतलब स्टेटमेंट है कि पर्सनल इज़ नॉट पॉलिटिकल, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। इस कंडीशन में ये बात कही गई थी, पर्सनल जो चीज़ें हैं जैसे महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस हो गया, उनके अधिकार की बात हो गई, उन्हें सिर्फ घरों में ही जो रखा जाता है, तो वो एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया कि ये पर्सनल जो है पॉलिटिकल है। यानी महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी मिले हर काम में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो या किसी भी तरह का क्षेत्र हो। हाँ, तो ये सत्य बहुमत इसका समर्थन करती है महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के। और सत्य बहुमत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप 1/3 रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, इसको आप 50% कीजिए, क्योंकि आधी बिल्कुल ये सत बहुमत पार्टी का मानना है कि आधी आबादी है तो आधी आरक्षण दे दीजिए, उसको क्या जा रहा है। और वो आएंगी, अच्छा काम करे। और जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है जो कि सत बहुमत का विचार है, अगर हम सबको लेके चल रहे हैं तो उसमें महिला पुरुष छूटने की कहाँ सवाल ही नहीं उठता है। जब सबका सहयोग होगा तो उसमें तो कोई छूटने की बात नहीं हो। लेकिन एक और चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, बिहार सरकार जातीय जनगणना कराई है और उसके लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको लोग पार्टी के लोग सम्मानित भी किए हैं। उसके बाद से कुछ दिन तक लगातार वहाँ के जो छोटे दल हैं वो लोग, कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं, और जो पार्टी कराई है, जो सत्ता में है, वो अपनी पीठ थपथपा रही है। ये ठीक है, जातीय जनगणना होना चाहिए, पता सरकार को सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इससे डेवलपमेंट कैसे होगा ये बताइए ज़रा। देखिए, जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, बाकी और स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश में भी डिमांड हो रहा है, अभी इलेक्शन का वहाँ चल रहा है। तो जातीय जनगणना इसके दो पहलू हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मैं इसके निगेटिव पहले बात करता हूँ। देखिए, कहीं भी वहाँ पे जो जाति की बात एक हो रही है, इससे कहीं ना कहीं एक डिवीज़न क्रिएट होगा। जबकि आप कह रहे हैं कि हम जाति के आधार पे इसको हम, अगर आप भेदभाव अगर कम करना चाहते हैं तो जातीय जनगणना कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ावा देगी, क्योंकि यूपी और बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो वोट पॉलिटिक्स है और कास्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वोट गेन के लिए है। वहाँ पे कास्ट के आधार पे वोटिंग होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे एजुकेशन के आधार पे क्या डेवलपमेंट हुआ, उस आधार पे अगर वोटिंग होती तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता था, ठीक है। इसका ये एक निगेटिव चीज़ है, कहीं ना कहीं एक डिवीज़न क्रिएट करेगा, वोटों को कास्ट के आधार पे बांटा जाएगा, सीटों का चुनाव जो है कास्ट के आधार पे किया जाएगा। ये इसका निगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ ये इसका है कि अगर हर कास्ट के लोगों के बारे में हमें पता है कि यहाँ इतने % कास्ट हैं, तो रिजर्वेशन में हो सकता है कि इसका एक बेनिफिट हो कि उस कास्ट के लोगों को उतना बेनिफिट दिया जाए। एक हमें उनका स्तर भी पता चलेगा कि किस कास्ट के लोग किस स्तर तक हैं, उनका डेवलपमेंट किस स्तर तक हुआ है, तो हम पॉलिसी मेकिंग में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट पॉजिटिव से ज़्यादा इसका निगेटिव इम्पैक्ट मुझे लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आप बोले कि पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन अब तक जो वोटिंग का पैटर्न था वो जातिवाद पे ही हो रहा था हमारे यहाँ। तो अब जनगणना होने से क्या बदल जाएगा, ये दर्शकों को समझाइए। मैंने ये दर्शक हम जब फील्ड में थे
चांदनी चौक के ही फील्ड में थे, तो बोले कि इसका डिमांड हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोले कि नहीं, ये सत्य बहुमत पार्टी का मानना है कि जातीय जनगणना ये डिवीज़न क्रिएट करेगा, जबकि हमको सबका वोट चाहिए। हमको 60% वाले का भी चाहिए, 2% वालों का भी चाहिए, 1% वालों का भी चाहिए। तो वो उनसे जब बात हो रही थी तो बोले कि अब देखिए, एक बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी है जो एक तरफ तो भारत जोड़ो का नारा देती है, और दूसरी तरफ जातीय जनगणना में डिवीज़न करने का बात कर रही है। ये चांदनी चौक के लोग बोल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं अपने पार्टी के नज़रिए से? देखिए, सत्य बहुमत पार्टी का तो यही विचारधारा है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जब हमारा सरकार बनाने का विचारधारा ही यही है कि वोटों के आधार पर बनना चाहिए, तो चाहे वो ओबीसी की महिला हो या ओबीसी का पुरुष हो या एससी एसटी का हो या अपर कास्ट का हो, हर किसी का वोट का हम महत्व देने की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट चाहे जीते हुए कैंडिडेट हों या हारे हुए कैंडिडेट हों, और सबके वोट भी हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसमें तो हम सब किसी को इंक्लूड कर रहे हैं, किसी को तो हम छांट रहे नहीं हैं, हटा नहीं रहे हैं उनको, हर किसी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस कास्ट के कितना % लोग हैं, ई मटेरियल है। सत्य बहुमत के लिए वो मायने नहीं रखता है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि सत्य बहुमत पार्टी वो मतदाता में भेद नहीं कर रहा है, सबके माने सब मतदाता को एक समान, एक नज़रिए से, एक तरीके से देख रहा है। जो लोग कहते हैं कि एक वोट का कीमत है, तो वो सब वोटों का कीमत दे रहा है। चाहे उनके वोट दिए हुए उम्मीदवार हार जाते हैं, लेकिन वो अपने जिस पार्टी को दिए हैं उसको वो संतुष्ट कर पा रहे हैं। माने पार्टी में उनका वोट बेकार नहीं जा रहा है, व्यर्थ नहीं जा रहा है। अच्छा, और इस पे मैं कहना चाहूँगा, देखिए, हम इंडिया हर जगह पूरे देशों में ढोल पीट रही है कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है कहाँ? सरकार जो है 33, 35%, 40% वोट लेकर के सरकार बन जा रही है। कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत लोगों का नाम जो है इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट से गायब भी हो जाता है। तो ये जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक फॉल्स डेमोक्रेसी है, फ्लॉज डेमोक्रेसी। और सत्य बहुमत का जो विचारधारा है, ट्रू डेमोक्रेसी, यानी सत्य बहुमत की जो गवर्नमेंट होगी, हाँ, तो ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब हम हर किसी को इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक छोटे से शब्दों में आप अपने पार्टी के सत्य बहुमत की तरफ से बताइए कि इजराइल, हमास, फिलिस्तीन और यूक्रेन, जो ये सब जगह वार चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक तरह से जैसे मान लीजिए बेगुनाहों को मार रहे थे, तो वार क्राइम भी तो आ जाता है ना। जी बिल्कुल। तो ये कहीं एक तरफ से वार क्राइम भी तो नहीं जा रहा है? आप वकील हैं, इसलिए आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी लोगों से कारण परिणाम पूछे थे। अगर आपको मान लीजिए कोई आतंकी संगठन हमला कर रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। लेकिन ऐसे किसी पे हमला कर देना पूरे इलाके में, स्कूल में, बाज़ार में, तो ये भी तो उचित नहीं है। अगर वो हमास वाले इजराइल में अटैक किए, वो भी उचित नहीं है। और आप इजराइल जो अगर वहाँ पे अटैक कर रही है, तो ये भी तो उचित नहीं है। तो आप किसी भी माने युद्ध चाहे लड़ाई का अंत बातचीत से ही होता है। जैसे आप सिंपल उदाहरण दीजिए, हमारे यहाँ 2 लोग मारपीट कर लेते हैं, मारपीट तो कर लेते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा भारी होता है वो जो कमज़ोर रहता है उसको ज़्यादा पीट देता है, फिर पुलिस की केस होती है, उसके बाद कोर्ट में तो वकील बात से ही उसको सुलझाते हैं, वहाँ तो मारपीट होता नहीं है। तो इसको ऐसे कैसे देखते हैं, और आपकी पार्टी सत्य बहुमत पार्टी कैसे देखती है? जी देखिए, एक लीगल मैगजीम है, इंजुरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजुरियम, यानी कि वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई अनदर रॉन्ग। यानी हमास ने अटैक किया, आपके लोग मरे, आपने अटैक किया, वहाँ के सिविलियन मर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है ना। तो इससे ह्यूमैनिटी को खतरा है, लोगों को खतरा हो रहा है। वार जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब इजराइल पैलेस्तीन या जो भी यूक्रेन का, रसिया का हो गया, या फिर अभी जो अजरबैजान, हाँ, अजरबैजान आर्मेनिया का इशू है, या जो जहाँ भी जो इशू है, इसको मैं एक तरीके से देखता हूँ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस करें, जो इजराइल की ही बात कर लें, तो ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। इजराइल जो है एक होली लैंड माना जाता है 3 रिलीजन का, जुडाइज़म, क्रिश्चियन और
यहूदी का जुडाइज़म है, हाँ। क्रिश्चियनिटी हो गई, बाइजेंट और मुस्लिम, इस्लाम। इस्लाम। ठीक है, तो तीनों का होली लैंड माना जाता है और तीनों इजराइल को अपने मतलब वो चाहते हैं कि उनके अंडर हो। ठीक है, यरूशलेम जो है वो चाहते हैं कि उनके कंट्रोल में हो। ठीक है, तो ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। बाकी आप अजरबैजान आर्मेनिया के देख लीजिए, नगोर्नो करबख रीजन को जो लेकर के चल रहा है, वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रह रही है जो कि आर्मेनिया की एथनिक ग्रुप है, वो रह रहे हैं अजरबैजान में और वो ऑफिशियली अजरबैजान का रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, रिलीजियन के बीच में लड़ाई को लेकर के ये सब झगड़े हो रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और दूसरा जियोग्राफिकल रीजन है, जो इजराइल की पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, रसिया की पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। जिस भी देश के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है ये लैंड एक्विजिशन की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं आप दूसरे टेरिटरी को अगर वायलेट करेंगे, एक हम लोग के यहाँ कहावत है, जो झगड़े का कारण जड़ जोरू जमीन होता है। तो यहाँ आपको जड़ मतलब रूट लग रहा है, जमीन। हाँ, नहीं रूट माने जड़ मतलब रूट, जो आप सिविलाइजेशन की लड़ाई कर रहे हैं तो वो रूट है, ज़मीन की बात है, यहाँ जोड़ू नहीं है सिर्फ। तो ये ऐसे चल रहा है हालांकि, लेकिन किसी भी युद्ध कोई समाधान नहीं है क्या। और सत्य बहुमत पार्टी का भी मानना है कि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। इस पे मैं कहना चाहूँगा, देखिए सत्य बहुमत का यही मानना है कि हम प्रेम से, सद्भावना से और सौहार्द से रहें। ठीक है, तो वार जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपने बात किया कि मेरे बारे में आपने बताया कि कोई भी समस्या अगर होती है तो कोर्ट में जो है लॉयर जो है बातचीत से ही सुलझ जाते हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी जो केस होता है इसके 2-3 मेथड होते हैं। एक तो है निगोशिएबल, अगर है ठीक है तो उसको निगोशिएट करके सुलझा लिया जाए। ठीक है, ज़्यादातर सिविल केसेस में निगोशिएशन के लिए ही भेजा जाता है। ठीक है, वार की जहाँ तक बात है तो हर स्टेट को, मतलब जो नेशन की, मैं नेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है उनको रोकना होगा। हर टेरिटरी को एक रेस्पेक्ट देनी होगी, जी करना। ठीक है, और एक कहीं ना कहीं जो यूएन है इसको मजबूत करना होगा। इसको यूएन को कहा जाता है टाइगर विदाउट टीथ। ठीक है, अभी जो है रशियन प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर पुतिन को, उनको अरेस्ट के लिए उसने वारंट भी इशू कर दिया आईसीसी ने। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें यूएन को मजबूत करने की ज़रूरत है और हर स्टेट दूसरे की जो टेरिटरी है उसका रेस्पेक्ट करें। रही बात जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लिए, तो इस पर निगोशिएट करके पार्टिकुलर टेरिटरी को पार्टिकुलर रिलीजन के लिए हम वहाँ एक बना सकते हैं, या फिर वहाँ पे सौहार्द से भी रह सकते हैं। ठीक है, बाय एन एग्रीमेंट। अच्छा, यूएन में अब आज के डेट में अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, ये सारे लोग बहुत संपन्न हैं और विकसित हैं। तो उसमें यूएन में समस्या जिनका है वो उसमें से कोई है ही नहीं। तो उसको विस्तार करने की भी ज़रूरत है शायद, मेरे समझ से। देखिए, इंडिया ने जितने भी फोरम्स होते हैं, इंडिया कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि जो साउथ एशियन नेशन है या ग्लोबल साउथ जो है उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब जो लोग भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें, वो अब रसिया को ही ले लीजिए, क्या रसिया जो है यूएन प्लेटफॉर्म पे उनके लिए गए डिसीजन को मान रहा है? नहीं। अब आईसीसी के जो डिसीजन उसको मान रहा है? नहीं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। जब तक सारे कंट्री को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, तब तक ये समस्या का हल नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं, साउथ में हैं, ईस्ट एशियन हो गए, इन सारे कंट्रीज़ को भी एक रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट के भी लोगों को, हाँ, मिडिल ईस्ट हो गया। जब तक वो अपनी समस्या उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, हाँ, तब तक इसका समाधान कैसे होगा? बिल्कुल, माने समस्या जिसका है उससे सुनी नहीं जाएगी और इलाज करने के लिए लोग तैयार हैं। यही हो रहा है, इसी कारण से ये चीज़ माने ज़्यादा फैल रहा है। दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि समस्या जिसके बीच में है उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, कोई तीसरा पक्ष बैठा हुआ है जो तय कर पा रहा है। और उसमें 5 देश हैं यूएन में, और पांचों में कोई किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको भी ज़रूरत है। अब देखिए, बदलाव किसी भी चीज़ में बुराई नहीं है, अगर बेहतरी के लिए बदलाव होता है उसको करते रहना चाहिए। ये वीडियो आप देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए।
नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। सत्य बहुमत पार्टी महिला आरक्षण को और महिला आरक्षण बिल को कैसे देखती है और इसके क्या आने वाले दिनों में क्या बेनिफिट होंगे? महिला तो चुनी जाती हैं, पर काम वो कहाँ करती हैं? उनके हस्बैंड या फिर घर के कोई और जो पुरुष होते हैं वही बाहर जाके लोगों से डीलिंग करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं। 10 महिला अगर आती है इसके थ्रू, जिसके हो सके उसमें से 6 के पति काम करते हो, लेकिन अगली बार अगर वो जीत के आएगी तो पति को भी तो किनारे कर सकती है। उनका यही कहना था कि मौका तो पहले हम लोगों को मिले, उसके बाद फिर जो होगा वो हम देखेंगे। तो ऐसे भी लोग देख रहे हैं। तो सत्य बहुमत इसको सपोर्ट करता है कि महिलाओं की भी तो भागीदारी हो। देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में या किसी भी देश में या समाज में अगर बदलाव करनी है तो कोई भी बदलाव राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही हो सकता है। तो अगर हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन से हम अगर पीछे रखेंगे तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?